हेलो बच्चों, वेलकम टू द लेक्चर नंबर 11 ऑफ क्लास 12th फिजिक्स यूनिट करंट एंड इलेक्ट्रिसिटी। लास्ट लेक्चर में हमने न्यूमेरिकल सेशन कंडक्ट किया था, उसी का पार्ट 2 लेके आज हम आपके सामने हाजिर हैं। तो आज हम रेजिस्टेंसेस के का जो गिवन सर्किट दिया होता है सीरीज़ पैरेलल कॉम्बिनेशन, उससे रिलेटेड हम यहाँ पे कुछ न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। लास्ट लेक्चर में हमने कार्बन रजिस्टर और रेजिस्टिविटी से रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल्स डिस्कस किए थे। आई होप उनमें किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो आज बहुत आसान तरीके से आपको समझाऊंगा कि किसी भी गिवन सर्किट में अगर कोई कॉम्बिनेशन हमें दिया जाता है तो उसे किस तरह से सॉल्व करना है। तो आइए शुरू करते हैं आज का लेक्चर। बच्चों, जैसे आपके सामने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट यहाँ पे लिखा है that 5 registers are connected as shown in figure आपको दिया है। find equivalent resistance between A and C. This is a kind of rectangle in which 5 resistances are connected in certain fashion. We have to find the equivalent resistance between A and C. So हमारी अप्रोच क्या रहती है बच्चों? देख के क्या लग रहा है, कौन सीरीज में है कौन पैरेलल में है, इस चीज़ पे नहीं जाना है। हमें कंसेप्ट पकड़ना है। कंसेप्ट पकड़ के साथ साथ सॉल्व भी करते चलें और साथ के साथ एक इक्विवेलेंट सर्किट भी साथ में बनाते चलें। क्वेश्चन बहुत आसानी से सॉल्व हो जाएगा। तो बच्चों, सबसे पहला काम हमारा क्या होता है, कैसे पता चलता है कि कोई रेजिस्टेंसेस सीरीज़ में है या पैरेलल में है, ये मैंने आपको बताया था। अगर किसी ब्रांच में से सेम अमाउंट ऑफ करंट फ्लो करता है तो उन ब्रांचेज़ में लगे रजिस्टर होंगे सीरीज़ में। अगर किन्हीं ब्रांचेज़ में से डिफरेंट अमाउंट ऑफ करंट फ्लो करता है तो उन ब्रांचेज़ में लगे हुए रजिस्टर्स होंगे इन पैरेलल। तो सबसे पहला काम ये है कि खुद से इस सर्किट में आप करंट शो कीजिए कि करंट कहाँ कहाँ से कैसे फ्लो हो रहा है। तो आप पूछेंगे कि सर हम कहाँ से करंट को दिखाना शो करें, ए पॉइंट से, बी पॉइंट से, सी पॉइंट से या डी पॉइंट से? तो बच्चों, दिस इज़ अप टू यू। आप किसी भी पॉइंट से करंट को फ्लो करवाना स्टार्ट कर सकते हैं। ऐसी कोई लिमिटेशन नहीं है कि ए ही पॉइंट से करवाना है, बी ही पॉइंट से करवाना है। किसी भी पॉइंट से स्टार्ट करें, आंसर पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ने वाला है। तो मैं यहाँ पे स्टार्ट करने वाला हूँ। मान लेता हूँ करंट यहाँ से फ्लो करना स्टार्ट करेगा फ्रॉम पॉइंट ए। मैंने आपको बताया था करंट कब कहीं पे डिवाइड हो जाता है, अगर करंट को कहीं पे ब्रांचेस मिलती हैं तो करंट वहाँ पे डिवाइड हो जाता है। तो ए पॉइंट पे अगर आप देखें तो करंट को जाने के लिए 3 रास्ते हैं। करंट तीनों रास्तों से थोड़ा थोड़ा जाएगा। तो कुछ करंट का कुछ पार्ट यहाँ से चला गया। मान लेते हैं I1 करंट इस AB ब्रांच में से फ्लो किया। मान लेते हैं I2 करंट इस AC ब्रांच में से गया और I3 करंट इस AD ब्रांच में से निकला। अब आप यहाँ पे ध्यान दें, जो I1 करंट इस AB ब्रांच में से गया, इस B पॉइंट पे जाके क्या इस करंट के पास जाने के लिए कोई और रास्ता है? सिर्फ एक ही रास्ता है, वो है BC। तो यही I1 करंट BC में से फ्लो करेगा। सिमिलरली ये जो I3 करंट AD में से आया, यही DC में से जाएगा। तो अब पहचानिए कौन कौन से रजिस्टर सीरीज में है। बहुत आसान है पहचानना। सिंस I1 current is flowing from AB and BC, since I1 current is flowing from AB and BC, so the resistor connected in branch AB and BC are in series. Since current I3 is flowing through AD and DC, so the resistor connected across AD and DC are in series. तो पहले इस चीज़ को बड़े शुद्ध शब्दों में लिखें, फिर साथ में हम सॉल्व करते हैं। तो हमने क्या बोला, हमने करंट को डिवाइड किया। डिवाइड करने पे हमें क्या पता चला? सिंस, बच्चों ऐसे पहचानना है सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन। सिंस करंट फ्लोइंग थ्रू ब्रांच AB and BC is same, AB and BC is same, therefore resistors connected across AB and BC are in सीरीज़। बच्चों इस तरह से प्रॉपर अगर आप
एग्ज़ाम में जो आंसर करते हैं इस तरह से लिखते हैं तो आपका एक भी मार्क्स नहीं कटने वाला। तो आपको इस तरह से प्रॉपर लिखना है। हमने क्या लिखा, ए बी और बी सी में जो रजिस्टर लगे हैं वो सीरीज़ में हैं, देयरफॉर देयर इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, इन दोनों को सॉल्व करने पे जो एक इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बनेगा, देयरफॉर देयर इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस विल बी इक्वल टू, जब दो रजिस्टर सीरीज में हों तो हम उन्हें कैसे सॉल्व करते हैं, वी नो फॉर सीरीज कॉम्बिनेशन दिस आर इज इक्वल टू R1 प्लस R2, यही हमारे पास फॉर्मूला है। तो ये दोनों सीरीज में हैं, इट विल बिकम 9 प्लस 5 इक्वल टू 14 ओम। अभी आपको डायग्राम भी इसका इक्विवेलेंट सामने बना के दिखाता हूँ, पहले ये पार्ट भी साथ में सॉल्व कर लें ताकि हम एक ही डायग्राम में दोनों चीज़ें दिखा दें। सिंस इतना सॉल्व करने के बाद, सिंस करंट फ्लोइंग थ्रू ब्रांच, कौन कौन सी ब्रांचेस, ए डी एंड डी सी आर सेम, therefore resistors connected across this AD and DC are in series, अगर ये सीरीज में है therefore their equivalent resistance विल बी इक्वल टू, ये दोनों सीरीज में है तो इन दोनों का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस विल बिकम 3 प्लस 7 इज इक्वल टू 10 ओम। अब इतना आप इक्विवेलेंट सर्किट भी यहाँ पे शो करें तो इसका इक्विवेलेंट सर्किट क्या बनेगा, ऑन सॉल्विंग इक्विवेलेंट सर्किट, ऑन सॉल्विंग, साथ में फिगर बनाते चलें, डायग्राम बनाते चलें। ए बी और बी सी को सॉल्व करके हमारे पास एक रेजिस्टेंस बना है, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस दैट इज़ 14 ओम। तो मैं ऐसे लिख दूँ दैट दिस इज़ पॉइंट ए, 9 और 5 को सॉल्व करके हमारे पास बना एक रेजिस्टेंस दैट इज़ 14 ओम। ये 10 ओम वाला रजिस्टर, दिस इज़ 10 ओम। नेक्स्ट 3 ओम और 7 ओम को सॉल्व करके हमारे पास बना है एक रजिस्टर दैट इज़ 10 ओम, एंड दिस इज़ पॉइंट ए एंड दिस इज़ पॉइंट सी। तो इस तरह से इसका इक्विवेलेंट सर्किट बनके ये तैयार हुआ। अब आप बोलेंगे सर ये तो कुछ इस तरह की रेक्टेंगल थी, आपने ऐसे क्यों बना दिया? तो आप ऐसे भी शो कर सकते हैं, अगर आपको इसमें कुछ दिक्कत लग रही है कि ऐसे क्यों बना दिया तो मैं ऐसे भी बना सकता था। इन दोनों को सॉल्व करके एक हमारे पास ये गिवन था, तो आप इस तरह से भी दिखा सकते थे, 9 और 5 14, दिस 7 प्लस 3 10 ओम एंड दिस इज़ 10 ओम, दिस इज़ पॉइंट ए, दिस इज़ पॉइंट सी। तो चाहे तो आप इस तरह से दिखाएं या मैंने थोड़ा सा और सिंप्लीफाइड करके एक अच्छे वाला फिगर आपके सामने यहाँ पे ड्रॉ किया है। अब अगर आप देखें तो फिर से अगर मैं करंट को डिवाइड करता हूँ तो इस ब्रांच में से गया था करंट I1, इस ब्रांच में से करंट गया था I3 जैसे हमने ऊपर शो किया है, इस ब्रांच में से करंट गया था I2। तीनों ब्रांचेज में से डिफरेंट अमाउंट ऑफ करंट फ्लो कर रहा है, देयरफॉर दीज 3 रेजिस्टेंसेस विल बी इन पैरेलल। तीनों कैसे होंगे? पैरेलल में। रीजन बीइंग तीनों में से I1, I2, I3 डिफरेंट अमाउंट ऑफ करंट फ्लो कर रहा है। सो इक्विवेलेंट यहाँ पे आप लिख सकते हो, इक्विवेलेंट सर्किट इज shown in figure
इन फिगर नंबर, इसे हम 2 नाम दे दें, दिस इज फिगर नंबर 2, दिस इज फिगर नंबर 1। since different amount of current will flow through 14 ohm, 10 ohm and 10 ohm resistor respectively, अगर डिफरेंट अमाउंट ऑफ करंट फ्लो करे तो तीनों कैसे होंगे, पैरेलल में। देयरफॉर these will be in parallel to each other, therefore these will be parallel to each other, therefore their equivalent resistance अगर पैरेलल में हो तो क्या फॉर्मूला होता है, दैट इज 1/r इज इक्वल टू 1/r1 प्लस 1/r2 प्लस 1/r3। सॉल्व करें तीनों को, पुटिंग द वैल्यूज वी विल गेट 1/14 प्लस 1/10 प्लस 1/10, एलसीएम विल बी 140, दिस इज 10 प्लस 14 plus 14, it will become 38 divided by 140. So this is the value of 1/r। हमें वैल्यू फाइंड करनी होती है r की, दिस इम्प्लाइज r will be equal to 140 divided by 38। सॉल्व होता है तो सॉल्व कर लें, दिस विल बी, अगर मैं 2 से यहाँ पे काट दूँ 19, सो आई थिंक ये अब नहीं कटेगा, ओके। सो दिस विल बी 70/19, और अगर आप इसे भी डिवाइड करके लिखें तो प्रॉपर जो आंसर आता है दैट आंसर इज, ओके इतना ही लिखा है बुक में भी आंसर, सो इतना ही रहने देते हैं, 70/19 ओम, दिस इज़ द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। और इसका आप डायग्राम भी शो करें, सो इसका फाइनल डायग्राम कैसा बनेगा, इसका फाइनल डायग्राम इन तीनों को सॉल्व करके हमारे पास एक इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बना है, सो इसका फाइनल डायग्राम बनेगा, दिस इज पॉइंट ए, दिस इज पॉइंट सी, और इसकी वैल्यू होगी 70/19 ओम। सो दिस इज़ हाउ वी सॉल्व अ न्यूमेरिकल इन अ प्रॉपर वे। यहाँ पे हमने कोई भी स्टेप नहीं छोड़ा है, एक एक स्टेप, एक एक डायग्राम शो किया है, और इस तरह से आपको प्रॉपर लिखना है। प्लीज़ पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। बच्चों, दिस इज क्वेश्चन नंबर 2। वी हैव आस्क्ड दैट फाइंड द पोटेंशियल डिफरेंस VA माइनस VB बिटवीन पॉइंट A एंड B इन द नेटवर्क एज शोन इन फिगर। ये हमारे पास फिगर दिया है, हमसे पूछा है A और B के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड कीजिए। करंट की डायरेक्शन दे रखी है, करंट कहाँ से कहाँ को फ्लो कर रहा है, तो थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है, थोड़ा सा हटके है। यहाँ पे हमें फाइंड करना है पोटेंशियल डिफरेंस। देखो पोटेंशियल डिफरेंस हमें पता है फ्रॉम ओम्स लॉ, वी नो दैट V इज इक्वल टू I इंटू R। सो दिस इज़ अ कॉमन फार्मूला वी ऑलरेडी नो। यहाँ से मैं पोटेंशियल की वैल्यू निकाल सकता हूँ। इसके लिए एक तो चाहिए हमें रेजिस्टेंस, सेकंड थिंग वी नीड करंट। तो अगर मैं यहाँ पे करंट को डिवाइड करूँ ब्रांचेज में, लेट दिस इज़ I1, ये जो 2 एम्पियर का करंट यहाँ से फ्लो कर रहा है, इस C पॉइंट पे जाके इसके पास 2 रास्ते हैं फ्लो करने के लिए, या तो ये इस तरफ जाएगा या इस तरफ जाएगा। तो हमने मान लिया C से A की तरफ I1 करंट गया और C से B की तरफ I2 करंट गया। अब यहाँ पे क्वेश्चन आता है, हमें इस I की पर्टिकुलर वैल्यू भी चाहिए। रेजिस्टेंस तो हम निकाल लेंगे सर्किट से कि सीरीज़ कम्बिनेशन है या पैरेलल कम्बिनेशन है, बट वी ऑल्सो नीडेड कि ये I1 कितना होगा, I2 कितना होगा। तो ये कंसेप्ट हम कैसे देखेंगे, देखिए बहुत आसान है। अगर आप CA और AD को देखें तो यही करंट I1 आगे जाएगा A पॉइंट से भी, इसके पास और कोई रास्ता नहीं है।
तो सी ए और ए डी में जो रेजिस्टेंस लगे हैं दोनों सीरीज़ में हैं, तो दोनों का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना बन जाएगा, दैट इज़ 5 ओम 3+2। सिमिलरली इस I2 के पास यही एक रास्ता है जाने के लिए, तो ये दोनों भी कैसे हैं, सीरीज़ में, इन दोनों का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस भी कितना बनेगा, 5 ओम। यानी ये जो I1 करंट है इसके लिए भी रेजिस्टेंस कितना है, 5 ओम, I2 के लिए भी रेजिस्टेंस कितना है, 5 ओम। इसका मतलब ये जो करंट 2 एम्पियर का करंट सी पॉइंट से दोनों तरफ फ्लो करेगा, ये हाफ फ्लो करेगा। तो अगर आपको कभी क्वेश्चन मिलता है तो वहाँ पे ये चीज़ ज़रूर नोट डाउन कीजिएगा। अगर दोनों ब्रांचेस में रेजिस्टेंस सेम है तो ये जो करंट डिवाइड होगा ये हाफ डिवाइड होगा दोनों ब्रांचेस में। लेकिन अगर ये अनबैलेंस्ड होता, यहाँ पे रेजिस्टेंस की वैल्यू कुछ और होती, यहाँ पे रेजिस्टेंस की वैल्यू कुछ और होती, तो हम ये मेथड नहीं लगा सकते थे कि करंट दोनों ब्रांचेस में हाफ डिवाइड होगा। हाफ कब डिवाइड होगा, अगर दोनों ब्रांचेस में लगा रेजिस्टेंस इक्वल है, दोनों में रेजिस्टेंस इक्वल है, दोनों ऑब्स्ट्रक्शन इक्वल प्रोवाइड कर रहे हैं करंट के लिए, तो दोनों में हाफ अमाउंट ऑफ करंट फ्लो करेगा। इसका मतलब तो आप यहाँ पे लिखें, सिंस इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ CA and AD is 5 ohm and equivalent resistance of CB and BD is also 5 ohm. Therefore I1 will be equal to 2 का हाफ कितना होता है, 1 एम्पियर, एंड I2 will also be equal to 1 एम्पियर। क्यों 1 एम्पियर आया, ये 2 एम्पियर करंट 2 हिस्सों में डिवाइड हुआ है, इक्वल पार्ट्स में डिवाइड होगा। रीज़न बीइंग दोनों ब्रांचेस में इक्वल रेजिस्टेंस है, 5 ओम, कहीं पे ज़्यादा कम नहीं जाएगा, दोनों ब्रांचेस में इक्वल करंट जाएगा। तो 2 का हाफ 1 एम्पियर I1 होगा, 1 एम्पियर I2 होगा। अब दिखते हैं पोटेंशियल की वैल्यू। सो VA माइनस, सॉरी उल्टा लिख दिया हमने, करंट तभी फ्लो करेगा जब C पॉइंट हाई पोटेंशियल पे होगा। इसका मतलब VC माइनस VA कितना होगा, I इंटू R, इस रेजिस्टेंस के अक्रॉस करंट कितना है, I1 की वैल्यू है 1 इंटू रेजिस्टेंस कितना है 2, सो इट विल बिकम 2 वोल्ट। सिमिलरली VC माइनस VB I इंटू R, I कितना है इस रजिस्टर के अक्रॉस, दैट इज 1 इंटू, इज इट 2, लेट मी चेक द वैल्यूज़। ओके, हमने थोड़ा गड़बड़ लिखा है, दिस वॉज 3 ओम एंड दिस वॉज 2 ओम, नो इशू, 5 ओम ही रहेगा। इट विल बिकम 1 इंटू 3 इक्वल टू 3 वोल्ट। हमें फाइंड करना है VA माइनस VB, तो क्या करें, दिस इज इक्वेशन नंबर 1, दिस इज इक्वेशन नंबर 2, सो वी कैन डू, ओके, इक्वेशन नंबर 1 माइनस इक्वेशन नंबर 2 करके देखते हैं। इक्वेशन नंबर 1 माइनस इक्वेशन नंबर 2, इट विल बिकम VC माइनस VA माइनस VC माइनस VB इज इक्वल टू 2 माइनस 3, अगर ब्रैकेट ओपन करें, VC माइनस VA माइनस VC प्लस VB इज इक्वल टू -1, यहाँ पे कुछ कटा, VC से VC कैंसल, इट विल बिकम माइनस VA प्लस VB इज इक्वल टू -1। माइनस से पूरी इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर दो, मल्टीप्लाइंग होल इक्वेशन बाय -1, we will get this VA प्लस का हो जाएगा एंड VB माइनस का, VA माइनस VB
is equal to minus into minus plus 1. So what is the potential difference between A and B? That is of 1 volt. So this is the required answer. Please pause the video to note it down. So बच्चों, this is question number 3. We have asked find equivalent resistance between point A and B and this is the whole circuit given. इसमें कितने रजिस्टर हैं? 1 2 3 4 5 6 7 रजिस्टर इस सर्किट में कनेक्टेड हैं. हमें देखना है कौन से सीरीज़ में हैं, कौन से पैरेलल में हैं और A और B के बीच में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हमें बताना है. तो मान लेते हैं इफ़ दिस इज़ पॉइंट A, मान लेते हैं दिस इज़ पॉइंट B, लेट दिस इज़ पॉइंट C, दिस इज़ पॉइंट D एंड लेट दिस इज़ पॉइंट E. ये हमने अपनी मर्जी से कंसिडर किए. मैंने आपको बताया था सर्किट में करंट फ्लो करवाइए, वहाँ से हमें पता चल जाएगा कौन से सीरीज़ में है, कौन से पैरेलल में है. तो मान लेते हैं मैंने A पॉइंट से करंट फ्लो कराना स्टार्ट किया. लेट I करंट फ्लो फ्रॉम पॉइंट A. B पॉइंट पे जाके इस करंट के पास 3 रास्ते हैं जाने के लिए. तो I1 करंट मान लेते हैं ब्रांच BC के अक्रॉस गया, BD के अक्रॉस मान लेते हैं I2 एंड BE के अक्रॉस मान लिया हमने I3 करंट फ्लो किया. C पॉइंट पे अगर आप देखें तो इस I1 के पास एक ही रास्ता है जाने के लिए. सिमिलरली E पॉइंट पे I3 के पास एक ही रास्ता है जाने के लिए. ओके, नो इशू. तो अब देखते हैं तो BC और CD के अक्रॉस जो रजिस्टर है वो सीरीज़ में है, BE और ED के अक्रॉस जो रजिस्टर है वो सीरीज़ में है. साफ हमें दिख रहा है सेम अमाउंट ऑफ करंट फ्लो कर रहा है. तो जो जो चीज़ें हमने यहाँ पे नोटिस की उनको आप अपनी लैंग्वेज में लिख लें. सॉल्यूशन सिंस करंट फ्लोइंग थ्रू current flowing through branch BC and CD is same, therefore resistors connected across BC and CD are in सीरीज़. अगर ये सीरीज़ में है therefore their equivalent resistance इन दोनों का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा? दैट इज़ 3 + 12. 3 + 12 इज़ इक्वल टू 15 ओम. कमिंग टू दिस I3 वाला करंट वाला जो पार्ट है लिखें आप इसके लिए भी. सिंस current flowing through BE and ED is same, therefore resistors connected across this BE and ED will be in series, therefore their equivalent resistance इन दोनों का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा? दैट इज 6 + 4 दैट इज 10 ओम. इक्विवेलेंट सर्किट बनाएं. Equivalent circuit is as shown in figure number 2. Equivalent circuit is as shown in figure number 2. This is figure number 1. इसका equivalent circuit क्या बनेगा? This is point A, this is 2 ohm resistor, this is point B. इन दोनों को सॉल्व करके बन गया है एक रजिस्टर. दिस इज़ अनदर. दोनों को सॉल्व करके बन गया है एक. दिस इज़ 8 ओम रजिस्टर. पॉइंट्स को शो करें. दिस इज़ ए, दिस इज़ पॉइंट बी, दिस इज़ पॉइंट. ओके, हमने गड़बड़ कर दिया ना थोड़ा सा. दिस बी सेम हो गया तो इसको कुछ और नाम दें. लेट दिस इज़
F लिख लें, इसे F लिख लें, दिस इज़ पॉइंट F। तो यहाँ भी चेंज कर लें, जहाँ पे हमने B लिखा है इसको F कर लें, और कहाँ पे B लिखा है दिस इज़ F, दिस इज़ F, इसको भी F कर लें। नाम सेम हो गए बच्चों, 2 ही पॉइंट के, तो इसको थोड़ा सा चेंज कर लेना। दिस इज़ F, दिस इज़ पॉइंट D। ये रजिस्टर है 2 ओम। इन दोनों को सॉल्व करके कितना आया है, दैट इज़ 15। तो ये है 15 ओम। नेक्स्ट दिस इज़ 5 ओम, दिस इज़ 5 ओम। इन दोनों को सॉल्व करके दिस इज़ 10 ओम एंड दिस इज़ 8 ओम। करंट हमने कैसे फ्लो करवाया था, दिस इज़ I, ये था I1, ये था I2 एंड दिस वाज I3। और ये रूल होता है जितना करंट इनलेट हुआ उतना ही करंट आउटलेट होता है। ओके, सो यहाँ पे I करंट शो करें फाइनल B पॉइंट की तरफ। अब देख के बताएं ये क्या, ये तीनों रजिस्टर सीरीज में हैं या पैरेलल में हैं। सिंस करंट फ्लोइंग थ्रू ऑल 3 रजिस्टर इज़ डिफरेंट, 15 ओम के अक्रॉस I1 गया, 5 ओम के अक्रॉस I2 गया, 10 ओम के अक्रॉस I3 गया, सेम तो नहीं होगा। रीज़न, तीनों रजिस्टेंसेज डिफरेंट वैल्यू के हैं। तो सिंस द करंट flowing through these 3 register is different, therefore these register will be in parallel। so आप यहाँ पे लिखें since current flowing through 3 registers कौन कौन से, that is 15 ओम, 5 ओम, 10 ओम respectively is different है, therefore these registers are in parallel। अगर ये पैरेलल में है therefore their equivalent resistance will be कितना होगा, that is 1/R is equal to 1/R1 plus 1/R2 plus 1/R3। put the value of R1, R2 and R3, we will get 1/R is equal to 1/15 plus 1/5 प्लस 1/10। तो एलसीएम कितना आ जाएगा, एलसीएम विल बिकम वी कैन राइट 150। ओके 150, दिस 10 प्लस 5 3 30 प्लस 15, नो इशू। सो इट विल बिकम 30 + 40 50 45 upon 150। this is the value of 1/R, we have to find the value of R, therefore from here R will become 150 upon 45। चाहे तो इसे सॉल्व कर लें, 5 से कट जाएगा, ओके 5 से कटेगा ये, 5 9 जा 45, दिस इज़ 30, 3 से कट जाएगा, सो इट विल बिकम 10/3 ओम। इन तीनों को सॉल्व करके हमारे पास एक इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बन गया, दैट इज़ 10/3 ओम। अब इसका इक्विवेलेंट सर्किट भी आप ड्रॉ करें। इक्विवेलेंट सर्किट इज एज शोन इन फिगर नंबर 3। इक्विवेलेंट सर्किट इज शोन इन फिगर नंबर 3। अब मैं जो ये था फिगर नंबर 2, अब जो ड्रॉ करने जा रहा हूँ दैट इज़ फिगर नंबर 3। तो आपको अगर विजिबल नहीं है, थोड़ा सा कैमरा हम और एडजस्ट कर सकते हैं। ओके नाउ आई थिंक इट विल बी विजिबल। इन तीनों को सॉल्व करके बन गया एक रेजिस्टेंस, दिस इज़ पॉइंट ए, दिस इज़ 2 ओम रजिस्टर। इन तीनों को सॉल्व करके बन गया एक इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ वैल्यू 10/3 ओम। तो इसे
मैंने यहाँ पे लगा दिया, एक है आगे 8 ओम, दिस इज़ पॉइंट ए, दिस इज़ पॉइंट बी, ये रहा 2 ओम, ये रहा 8 ओम एंड दिस इज़ 10/3 ओम। करंट आई, क्या इसके पास कोई ब्रांच है फ्लो करने के लिए? कोई ब्रांच नहीं है। अब हमें क्लियरली दिख रहा है सिंस सेम अमाउंट ऑफ करंट फ्लो फ्रॉम ऑल दीज 3 रजिस्टर्स देयरफॉर दीज रजिस्टर विल बी इन सीरीज। तो इसको लिखने के लिए थोड़ा सा स्पेस क्रिएट करें। आई थिंक आपने नोट डाउन कर लिया होगा। आई एम इरेजिंग दिस पार्ट। अगर नोट डाउन नहीं किया है तो आप वीडियो को दोबारा देख लेना, वहाँ से आप नोट डाउन कर लेना बच्चों। हर एक पॉइंट मैंने प्रॉपर यहाँ पे लिखा है। आपको एग्ज़ाम में बिल्कुल ऐसे ही करना है, कोई भी पॉइंट स्किप नहीं करना है। सो अब आप लिख सकते हैं सिंस सेम अमाउंट ऑफ करंट फ्लो फ्रॉम all 3 registers as shown in figure number 3, this is figure number 3, therefore their equivalent resistance will be equal to, सीरीज़ में है तो क्या फॉर्मूला होगा, दैट इज़ 2 + 10/3 + 8, एलसीएम विल बी 3, 6 + 10 + 24, इट विल बिकम 24 और 6 30, 10 40, 40/3 ओम। सो दिस इज़ इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। इसका फिगर नंबर 4 विल बी, दिस इज़ पॉइंट ए, this is point number B and this resistance is 40/3 ओम। चाहे तो इसे डिवाइड करके सॉल्व कर लेना। दिस इज़ द फाइनल आंसर। प्लीज़ पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। तो बच्चों मैंने यहाँ पे आपको कुछ 3-4 न्यूमेरिकल करवाए हैं। इनको करवाने का मकसद मेरा यही था कि आपको एक एक स्टेप पता चले कि लिखना कैसे है एग्ज़ाम में प्रॉपर, और कैसे पता करना है कि कौन सा कॉम्बिनेशन सीरीज़ का है, कौन सा कॉम्बिनेशन पैरेलल का है। तो हमने एक ही चीज़ सीखी और बहुत बढ़िया तरीके से सीखी है कि देख के पता नहीं लगाना है कि सीरीज़ है या पैरेलल है। बहुत सिंपल तरीका है। सर्किट में करंट फ्लो करवाएं, वो करंट आपको बता देगा कि ये सीरीज़ कॉम्बिनेशन है या पैरेलल कॉम्बिनेशन है। तो आपको मैं कुछ होमवर्क में क्वेश्चन दूंगा, आपको ग्रुप में क्वेश्चन नंबर मिल जाएंगे, आप उनको खुद से सॉल्व करें। फिर किसी क्वेश्चन में अगर आपको दिक्कत आती है, नहीं पता चल रहा है सीरीज़ पैरेलल कॉम्बिनेशन का, तो बच्चों कॉपी पेस्ट मत करना। बहुत बढ़िया ये कंसेप्ट है। इसको अगर आप अच्छे से समझ लेंगे तो आपको ज़िंदगी भर इलेक्ट्रिकल सर्किट में कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। तो मुझे उम्मीद यही है कि आप लोग पहले खुद प्रैक्टिस करेंगे। कहीं पे अगर आप लोग फंसते हैं तो कहीं पे सर्च करने से बढ़िया है या बुक से कॉपी पेस्ट करने से बढ़िया है कि एक बारी मुझसे कंसल्ट कर लेना, एक बारी पूछ लेना आपको दिक्कत कहाँ पे आ रही है। आपका एक एक डाउट क्लियर करूँगा, और ज़रूरत पड़ी तो एक और लेक्चर चाहे तो रजिस्टर के ऊपर, इनके न्यूमेरिकल्स के ऊपर कंडक्ट कर लेंगे, नो इशू। तो इसी उम्मीद के साथ आज का लेक्चर यहीं पे एंड करते हैं। आपको क्वेश्चंस ग्रुप में मिल जाएंगे, वहाँ से आप सॉल्व करेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।